अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप देख रहे हैं दुरून टीवी। आज हम बात करेंगे, बल्कि हम नहीं, बलूचिस्तान असम्बली में ये मुद्दा उठाया गया एक मिनिस्टर की जानिब से। हालांकि हमने इस टॉपिक पे, इस मौजू पे कई प्रोग्राम्स किए। वो मामला है हेल्थ डिपार्टमेंट का, और स्पेशली कोयटा का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसका मुद्दा है। वहाँ पे मरीज किस हाल में है, इस पे जो है हम अपनी राय रखेंगे। और साथ में जो वजीर साहब जिन्होंने बात की है पार्लियामेंट में, उस पे भी अपना ज़ाहिर है कि अपना तजज़िया हम रखेंगे। जो हमारे नए नाजरीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वक्तन फ़वक्तन जो करंट अफेयर है, जो बलूचिस्तान के इशूज़ हैं, उस पर जब हम बात करते हैं तो बर वक्त आपको वीडियोज़ व इंफॉर्मेशन मिल सके। जी, बलूचिस्तान का जो सेहत का, तालीम का मामला है, जो मसला है, वो इंतहाई गंभीर है। बलूचिस्तान में एजुकेशन को अगर आप देखें, एजुकेशन की फील्ड को देखें, वहाँ पे 80% आपकी स्कूलें बंद हैं। अगर खुले हैं तो उसमें टीचर नहीं है। जहाँ टीचर हैं वहाँ चार दीवारी नहीं है। जहाँ पे चार दीवारी और टीचर मौजूद हैं तो वहाँ पे बाकी लवाजिमात नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है। ये इशू तो एजुकेशन के हैं। लेकिन आज हमारा जो मौजू है वो सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ है, सेहत का। हमने तो प्रोग्राम किए हैं कई बार। हमने जो हुक्काम हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको हमने जगाने की कोशिश की। स्पेशली उस टाइम जब डॉक्टर्स हड़ताल पड़ते, कोई 1 साल तक डॉक्टर्स हड़ताल पड़ते। डॉक्टर बेसिकली जो मीडिया के सामने जो अपना मुद्दा रखते थे या मुतालबात रखते थे, वो हेल्थ के या सेहत के या हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए, अच्छे लवाजमात के लिए, बेहतर सहूलियात के लिए मुद्दा ये रखते थे। लेकिन पस पर्दा जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने हड़ताल की हुई थी, मैं तमाम डॉक्टर्स की बात नहीं करता हूँ, बहुत से डॉक्टर्स बड़े काबिल एहतराम हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, वो अच्छा इलाज भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत करते हैं, हमें पता है उनका। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ब्लैक मेलर हैं, जिन्होंने हड़ताल कर रखी थी, जिन्होंने लोगों को एक अजाब में मुब्तला कर रखा था 1 साल तक। कहने का मकसद ये है कि जो डॉक्टर थे उन्होंने मुतालबात तो हॉस्पिटल्स की बेहतरी का रखा, लेकिन पस पर्दा वो अपने इंक्रीमेंट्स, बाकी तनख्वाहों में इजाफ़ा, हाउस रेंट वगैरह वगैरह, जो उनके ज़ाती जो मफादात थे, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लैक मेल करते रहे। बहरहाल 1 साल की जो भी उनका एहतजाज था, उसके बाद हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए। सिविल हॉस्पिटल 2-3 महीने से दारे खुला है, लेकिन हॉस्पिटल की हालत ज़ार नहीं बदली। इस टाइम में फिर भी मैं कह रहा हूँ कि पूरे बलूचिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बलूचिस्तान के सबसे बड़े सूबे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। अगर सिविल हॉस्पिटल की ये हालत ज़ार है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि दूर दराज के बाकी बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे बेसिक BHUs हैं, बेसिक हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ पे क्या हालत हुआ होगा, क्या हालत है इस टाइम उन हॉस्पिटल्स का। हमने तो प्रोग्राम कई प्लेटफॉर्म पे हमने बात भी की है, लेकिन कल बलूचिस्तान असम्बली का इजलास था। वहाँ पे हमारे एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असम्बली हैं, मिनिस्टर हैं, पावरफुल मिनिस्टर हैं, सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब। वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उन्होंने एक स्पीच की। उन्होंने एक मुद्दा बयान किया कि किस तरह वो ICU गए सिविल हॉस्पिटल के, वहाँ पे उन्हें हालत ज़ार क्या देखी। ये तो आम गरीब लोग तो बुनियाद रोज़ाना की बुनियाद पे देखते हैं, हर रोज़ वो फेस करते हैं। लेकिन मिनिस्टर साहब की नज़र भी बहुत से इश्यूज़ पे पड़ी। ज़रा मिनिस्टर साहब को आप सुने वो क्या कहते हैं, उसके बाद हम अपना ये बात जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। जनाब स्पीकर साहब, रोना आता है कि वहाँ की हालत क्या थी। मेरे पास फ़ोटो है, मैंने खींचा है, मैं इसका प्रिंट निकाल के इसको प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस करूँगा। ICU का 1 नंबर बेड टूटा हुआ नीचे पड़ा था, जिस पे इमरजेंसी होती है। एक नर्स अपने चैम्बर में बैठी हुई थी, एक डॉक्टर कोई दुरानी साहब थे, वो स्टेथोस्कोप लगा के, सिविल कपड़ों में, कोई नहीं जानता डॉक्टर है क्या नहीं है। वो बच्चा तो एक्सपायर हो गया सर। ICU की ये हालत थी कि उससे बदतर, मैं कहता हूँ, मैं उसकी क्या मिसाल दूं कि एक लैट्रीन से बदतर उसकी पोजीशन थी। एक औरत, बुढ़ावी औरत थी, उसको लाया, 2 औरतों ने पकड़ा हुआ था, शदीद पेन में थी।
स्ट्रेचर जो लाया गया वहां पे, एक टांग उसकी टूटी हुई थी, 3 टायरों पे था, और वो चादर काट के, वो स्ट्रेचर चादर काट के, वो मेरा ख्याल है अगर कोई मरीज ना हो उस पे लिटाए तो वो मरीज बन जाए। जी, ये थे आपके मिनिस्टर, मोस्ट सीनियर मिनिस्टर हैं मौजूदा काबीना के। मतलब सबसे अगर 2-3 ताकतवर अगर वज़रा हैं, उनमें सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब उसमें शामिल हैं। उन्होंने अपने किसी अजीज़ के ज़ारे के वहाँ पे जब गए हैं, उनकी डेथ हुई, ये वो मुद्दा बयान कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है? हम जैसे लोग आम आवाम, वो तो ज़ाहिर है कि फ़रियाद कर सकते हैं, कि अवामी नुमाइंदों से वो फ़रियाद कर सकते हैं, वहाँ पे जाके चीख पुकार कर सकते हैं। जिनकी अप्रोच है, जिनकी अप्रोच नहीं है, वो तो फ़रियाद भी नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये सवाल पैदा होता है कि सरदार अब्दुर्रहमान साहब वो किस को सुना रहे हैं, किस से बात कर रहे हैं? मैं ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जिस बंदे ने बात की वो जो है वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हों। मैं ये नहीं कहता कि वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन जब से हमें याद पड़ती है, सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब इसी पार्लियामेंट में हमें नज़र आए हैं। जब से मैंने जब से रिपोर्टिंग शुरू की है, पार्लियामेंट्रियन रिपोर्टिंग शुरू की है, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग, बाकी रिपोर्टिंग जो मैंने शुरू कर रखी थी, 10-15 साल, 20-18 साल तो मुझे हुए हैं, मैंने हमेशा सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब को इसी पार्लियामेंट में देखा है। अच्छी बात है, उन्होंने ख़ुद आज उन मसाल की उस एक मसले की निशानदेही की जो बलूचिस्तान भर के अवाम उसको फेस कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन ज़िम्मेदारी तो आपकी बनती है, ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की बनती है, ज़िम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर की बनती है, ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत की बनती है, ज़िम्मेदारी वज़ीर आला बलूचिस्तान पे बनती है कि वो सहूलियात मुहैया करें। जो शिकायतें सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान ने की हैं, उन शिकायत का अजाला भी तो पार्लियामेंट ही कर सकती है ना, काबीना कर सकती है, हुकूमत कर सकती है, कोई और आके तो नहीं कर सकता ना। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये जो मसाइल जो पेश कर रहे थे सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान, वो किस को कह रहे थे, वो किस से अपील कर रहे थे, वो किस को बताना चाह रहे थे कि जी हेल्थ सेंटर जो है या हेल्थ आपके मराकज़ जो हैं वो इतने जो है उनके मसाइल का सामना है लोगों को उसमें। ये तो सिर्फ एक हार्ट के वार्ड की बात करें, दिल के वार्ड की बात कर रहे हैं। उमूमन आप किसी से भी पूछें ना, वो कहते हैं कि जी हार्ट का जो वार्ड है वो कदरे साफ़ सुथरा है, कदरे उसमें आपको सफाई सुथराई नज़र आती है। आप गायनी वार्ड चले जाएं, जहाँ पे हमारी माएँ बहनें वहाँ जाती, वहाँ पे किस तरह उनको ट्रीट की जाती है। एक रूम में डिलीवरी हो रही होती है, उसी रूम के अंदर पीएन, चौकीदार, गार्ड वगैरह उनका भी आना जाना लगा रहता है। एक खातून शदीद कर्म में मुब्तला होती है, उसमें मर्द हजरात भी आ रहे जा रहे होते हैं, उसमें जो मुलाजिमीन हैं वो आ रहे जा रहे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक सीरियस पेशेंट आ जाती है तो वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। जिस तरह अब्दुर्रहमान कैतरान साहब ने कहा कि जी हेल्थ के वार्ड में, दिल के वार्ड में, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। गायनी वार्ड का भी यही हाल है। आप सर्जिकल वार्ड चले जाएं, सर्जिकल वार्ड में इतनी ताफुन, इतनी बदबू, एक नॉर्मल इंसान जब एक बार उस वार्ड के अंदर घुस जाए वो फिर नॉर्मल हालत में बाहर नहीं निकल सकता। उसको बाहर आने के बाद काफ़ी देर तक उसको नॉर्मल होने में लगते हैं। गायनी वार्ड का भी सेम यही पोजीशन है। आप इमरजेंसी वार्ड चले जाएं, आप ट्रामा सेंटर चले जाएं, किस आप डिपार्टमेंट की बात करेंगे, सब का हाल यही है। अभी जिनके सामने फरियाद करनी है वो ख़ुद फरियाद कर रहे हैं। इसमें बेहतरी तो आप ला सकते हैं। अच्छा, इसी बातों के बाद जब एक स्पीच हुई थी ना सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब की, उसके बाद स्पीकर कह रहे हैं जी, जो चेयर कर रहे थे डिप्टी स्पीकर, वो कहते हैं जी वज़ीर सेहत एहसान शाह साहब तो किसी का फ़ोन ही नहीं अटेंड करते। मसला ये है, जो मैं समझता हूँ कि कोयटा एक कैपिटल सिटी है, एक फेस है बलूचिस्तान का, इसको कोई वॉन नहीं करता। कोई बलोच पश्तून के नाम से वो उनका कहता है मेरा है, वो कहता है जब जिम्मेदारियों की बात आती है ना उधर पश्तून आपको नज़र आएगा ना वहाँ पे बलोच आपको नज़र आएगा इस शहर को
بنانے میں ان کے صرف ہیلتھ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، باقی تمام ایشوز کی، پانی کا بھی ایشو ہے، روڈز کا بھی مسئلہ ہے، تمام چیزوں کا ہے۔ 6 MPs ہیں، 3 آپ کے سینیٹرز ہیں اسی کوئٹہ شہر کے، اور 3 MNAs ہیں۔ یہ ہر سال کا اپنے اسکیمات میں سے 2 اسکیم بھی ڈال دیں نا کوئٹہ کے لیے، تو آپ کا جو سول ہاسپٹل کا موجودہ جو حلیہ ہے وہ کافی حد تک وہ سدھر سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہاسپٹل کے اندر بہت سے رفاہی اداروں نے بلڈنگز بنائی ہیں، وہ بہتر حالت میں ہیں، ان کی بلڈنگ بہتر حالت میں بنی ہوئی ہے۔ جو سرکار نے بنا کے رکھی ہے نا، 1 سال کے بعد جائیں ان کے پلستریں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جو انہوں نے رنگ روگن کیا ہوتا ہے وہ بھی 2 مہینے کے بعد چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو رنگ روگن نظر نہیں آئے گا، پلستریں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اینٹیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مورال ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ جو ہے ذمہ داری کا احساس ہے جو ہمارے لوگ کرتے ہیں۔ یہ بولتے ہیں نا سیلف، اپنی ذات کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی اس کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ ڈاکٹر اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک سینئر ڈاکٹر سول ہاسپٹل یا سرکاری ہاسپٹل میں ہفتے میں 2 گھنٹے دے دیتا ہے۔ اگر کسی بھی بڑے ڈاکٹر کا فرض کریں اگر پیر کے دن اس کی OPD ہے تو وہ 12 بجے آئے گا یا 11 بجے آئے گا، 2 بجے 1:30 بجے نکل کے چلا جائے گا، پھر اگلے پیر کو پھر وہ آئے گا، 1 دن کی OPD کرے گا۔ آپ جائیں چیک کر کے دیکھیں، تمام ڈاکٹر آپ کو اویلیبل نظر نہیں آئیں گے۔ جنہوں نے سرجری کرنی ہے وہ بھی 1 دن OPD کرے گا، 1 دن پھر وہ جا کے سرجری کرے گا، پھر وہ 2 دن میں ممکن ہے 6-7 گھنٹے دیتا ہو۔ یہ ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر جو بہت موٹا تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، مراد لے رہے ہوتے ہیں، اب بہت سی چیزیں جو ہے حکومت سے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انہی ڈاکٹرز کا پرائیویٹ کلینکس ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں، یہ 3 بجے 4 بجے اپنے پرائیویٹ کلینکس پہ آتے ہیں، پھر رات 12 بجے تک وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا ڈاکٹر ہے، ہیڈ ہے، وہ سول ہاسپٹل میں اگر کوئی پیشنٹ چلا جاتا ہے تو کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ادھر نہیں ہے، اگلے پیر کو آئیں گے۔ تو یہ ان کا جو ہے پرائیویٹ کلینک ہے، اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو وہ غریب مریض کو وہاں کا جو فرنٹ مین ہے، جو چمچہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ٹائم پہ وہ جا کے ان کا وہاں پہ بھی وہ نمبریں دیتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم پہ جو ہے وہ ہاسپٹل آ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کو ایک پرچی لکھ کے دے دیتے ہیں، جی فلانا ڈاکٹر پہ پاس چلے جائیں۔ یہ صورتحال ہے آپ کے ہیلتھ کا۔ ایجوکیشن وغیرہ تو ظاہر ہے کہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات کہتا ہوں، ہمیشہ بجٹ آئی ہے نا، جب بھی بجٹ آئی ہے تو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جو آپ کا فائنانس منسٹر جب بجٹ اسپیچ کرتا ہے نا، اس میں 2-3 لفظ آپ کو ہمیں ہر بجٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، جی صحت، تعلیم، امن ہمارا ترجیح ہے۔ اس میں ہم نے بڑا موٹا رقم جو ہے مختص کر رکھا ہے، اس میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ جتنے بجٹ ان 10-15 سالوں میں 10-15 بجٹ جو میں نے کور کیے ہیں، ہر بجٹ میں یہی الفاظ جو ہے دہرائے جاتے ہیں، ہیلتھ ہے جی، ایجوکیشن ہے جی، اور امان ہے جی ہے، اور تمام باقی ڈپارٹمنٹ تو تباہ حال ہیں۔ وہ لائیو اسٹاک میں کس ڈپارٹمنٹ کی بات کرو؟ لائیو اسٹاک ایک ٹائم پہ جو ہے ریونیو دے رہا ہوتا تھا بلوچستان کو، آج لائیو اسٹاک جو ہے ایک لائبلٹی بن چکی ہے بلوچستان حکومت پہ۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ابھی 1-2 میرے خیال میں رہتے ہیں، ایک فشر ڈپارٹمنٹ ہے فشریز کا، ایک اور ہے، وہ اس کا بھی حال آہستہ آہستہ لائیو اسٹاک جیسا ہی بننا ہے۔ لیکن چونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن یہ انسانوں کے وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر آج کے دور میں انسان کا زندہ ہونے کا کوئی، آپ سمجھیں کوئی طریقہ اور ہے نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے ان دونوں کے علاوہ۔ آپ کے پاس ہیلتھ نہیں ہوگی تو آپ ظاہر معاشرے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بیکار ایک شے بن کے آپ پڑے رہے ہوں گے۔ جب آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی اس جدید دور میں تو آپ ایک بیکار پرزہ ہیں، ایک سائڈ پہ پڑے ہوں گے۔ آپ کا سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ان 2 آپ کے ڈپارٹمنٹس کا ہے، ان 2 شعبوں کا ہے، اور دونوں
तबाह हाल हैं। ठीक है जी, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करें, हम कैमरे के सामने आके बात करेंगे, पता नहीं अभी आसमान से कोई फरिश्ता आके इन इश्यूज़ को जो है वो सॉल्व करेगा, तो ये फिर हमें एक मौजज़े के ही इंतज़ार करना पड़ेगा। मौजूद है जो आपके लोग बैठे हुए हैं, उनसे कम मुझे कोई ऐसा तवक्को नहीं है कि इनके दौर में या इनका कोई ऐसा विज़न है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकें, सूबे को बेहतर डगर पर चला सकें, हेल्थ को बेहतर डगर पर चला सकें, तालीम को बेहतर रास्ता दे सकें, बेहतर पटरी दिला सकें। मुझे तो ऐसा कोई विज़न नज़र नहीं आ रहा है, इन 15 सालों में तो मुझे नज़र नहीं आया। आगे जाके पता नहीं, मुमकिन है हो ज़रा कि इन सब, मैं समझता हूँ इन तमाम प्रॉब्लम्स का, तमाम इश्यूज़ का एक ही वजह है, एक वजह हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पे हुकूमतें इंजीनियर की जाती हैं, ज़बरदस्ती लाई जाती है, जाहिलों को, अंगूठा छापों को ला के बिठाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उनका फिर कोई और विज़न नहीं होता। वो कहते हैं कि जी अब सीट पे आए हैं, माल कमाओ, कमीशन लो, किकबैक्स लो, कल पता नहीं हमने आना है नहीं आना है। जब ये तमाम सूरत हाल बदल जाए, ऐसे इस सिलसिले का जो मशीन है वो बंद किया जाए और इस तरह इम्पोर्टेड लोगों को जो है पैदा करने का सिलसिला वो ख़त्म हो जाए, मुमकिन है जो जेन्युइन जो पॉलिटिशियन हैं, जो लोग हैं, वो अगर आएँ आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें वो बेहतर कर सकें, क्योंकि उनको पता, ये ज़रूर पता होगा कि अगर हमने काम नहीं की तो अगली बार जो है लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। इस डर से भी शायद थोड़े बहुत तो बेहतरी के काम कर सकें। जब एक बंदे को पहले से ही पता है कि मेरी कारकर्दगी पे मैंने पार्लियामेंट में नहीं आना है, मैंने चमचागिरी करके या मंजूर नज़र बन के जब मैंने पार्लियामेंट में आना है, तो वो फिर हेल्थ भी तबाह होगा, एजुकेशन भी तबाह होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगी जैसे हुआ है, आपका हर शोबा दरपदर होगा, तबाह हाल होगा। अपने होस्ट रशीद बलोच को आज तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।